Welcome everyone. This is my second video for the chapter Manufacturing Industries, that is of Geography class 10th. And today we will discuss our next topic. इससे पिछली वीडियो में हमने अपना टॉपिक एंड किया था ऑन द टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ ऑन वेरियस बेसिस। तो आज हम उसी क्लासिफिकेशन का एक टाइप जो है डिस्कस करेंगे और हमारा आज का टॉपिक है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? इंडस्ट्रीज़ विच यूजुअली डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर और हुज रॉ मटेरियल कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर आर नोन एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। एग्जाम्पल हैं कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल्स, शुगर, एडिबल ऑयल एट्सेट्रा। यानी कि जिन इंडस्ट्रीज़ का जो रॉ मटेरियल है, जो इंडस्ट्रीज़ अपने रॉ मटेरियल के लिए डिपेंडेंट होती हैं एग्रीकल्चर पे, वो इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। जैसे कि नाम से क्लियर है, एग्रो बेस्ड, एग्रीकल्चर बेस्ड। तो इन्हीं इंडस्ट्रीज़ को हम थोड़ा सा जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कॉटन टेक्सटाइल या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है उनका जो है इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत ही यूनिक, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोजीशंस हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फॉरेन एक्सचेंज, मतलब ओवरऑल जो है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं हमारी इकोनॉमी में। और यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि क्या है, सेल्फ रिलायंट है, सेल्फ डिपेंडेंट है। पूरी वैल्यू चेन को ये क्या करती है, कंप्लीट करती है फ्रॉम बेसिक नेसेसिटीज़ यानी कि रॉ मटेरियल से लेके हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट तक। तो अब कॉटन टेक्सटाइल जो है, जो कि एक टाइप है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का, इसकी हम बात करेंगे। अगर हम बात करें एंशियंट टाइम्स की, पुराने टाइम में क्या होता था, कॉटन जो प्रोड्यूस होती थी वो कैसे होती थी, थ्रू हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स। उस टाइम पे जो पावर लूम्स थी वो नहीं थी, तो पहले जो है हैंड स्पिनिंग और हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स जो है यूज़ की जाती थी। नाउ in 18th century, when in 18th century power looms came into use, जो हम बात कर रहे हैं हैंड स्पिनिंग और हैंडलूम वीविंग की, वो होती है मैनुअल, जिसमें क्या होता है कि लोग काम करते हैं। पावर लूम्स जो हैं, जो कि यूज़ करती हैं टेक्निकल सोर्सेज, मशीनरी यूज़ करते हैं, सो दोज आर पावर लूम्स। तो 18th सेंचुरी में पावर लूम्स जो है इंट्रोड्यूस हुई और उसकी वजह से जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है शुरू हुआ इन द फील्ड ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। अब उस टाइम पे हमारी जो इंडस्ट्रीज़ थी उन्होंने एक जो है सेटबैक सफ़र किया। क्यों? क्योंकि वो जो स्टफ़ उस टाइम पे प्रोड्यूस होता था, दैट वाज नॉट एबल टू कम्पीट विद द इंटरनेशनल क्लोथ। जो उस टाइम पे हमारा कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, उस टाइम पे हमारी इंडस्ट्री इतनी डेवलप नहीं थी कि वो इंटरनेशनल लेवल पे क्या कर पाए, कम्पीट कर पाए। नाउ अर्ली ईयर्स में कॉटन टेक्सटाइल जो है वहाँ पर जो उसकी ग्रोइंग बेल्ट थी, यानी कि जो मिल्स थी वो कहाँ लोकेटेड थी, वो कहाँ सेटअप थी, वो बेसिकली सेटअप थी इन द एरियाज़ ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। क्यों? क्योंकि जो कॉटन है इन एरियाज़ में क्या होती थी, लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस की जाती थी इन स्टेट्स में। सो इनकी जो लोकेशन थी वो ज़्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात में थी। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन, रॉ मटेरियल, मार्केट, ट्रांसपोर्ट, पोर्ट फैसिलिटीज़, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए लेबर, मॉइस्ट क्लाइमेट, जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो मैक्सिमम लेवल पे कहाँ अवेलेबल थी, इन स्टेट्स में अवेलेबल थी। इसीलिए जो है यहाँ पर जो कॉटन मिल्स का सेटअप था वो क्या था, ज़्यादा था। नाउ अब ये जो इंडस्ट्रीज़ है इनका एग्रीकल्चर से बहुत ही एक क्या है, बहुत ही एक अच्छा एक डीप लिंक है। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एक अर्निंग प्रोवाइड कर रहे हैं किस किस को, फार्मर्स को, कॉटन बॉल प्लकर्स को, वर्कर्स। अब ये लेबर भी हैं, यहाँ पे फार्मर भी हैं, यहाँ पे वो लेबर भी है जो कि मशीनरी से डील करती है, जो कि जिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, डिज़ाइनिंग, ये सारे काम करती हैं। तो ओवरऑल कॉटन टेक्सटाइल जो है वो एक बहुत ही लार्ज स्केल पर क्या कर रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, अर्निंग प्रोवाइड कर रही है लोगों को। नाउ बिसाइड दैट, ये तो हैं कि कॉटन जो इंडस्ट्रीज़ है वो लोगों को सपोर्ट कर रही है, वर्कर्स, लेबर्स को सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा इंडियन कॉटन इज़ ऑल्सो फेमस इन मैनी कंट्रीज़, यानी कि जो हमारी कॉटन इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत ज़्यादा फेमस है एक ग्लोबल लेवल पर, एक इंटरनेशनल लेवल पर भी। जो हमारा कॉटन टेक्सटाइल है वो क्या किया जाता है, उसे जो है फॉरेन ट्रेड में भी यूज़ किया जाता है। कॉटन इंडस्ट्री ने क्या किया है, कॉटन इंडस्ट्री ने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ जो है कुछ बाकी इंडस्ट्रीज़ को भी क्या दिया है, एक बूस्ट दिया है, एक सपोर्ट दिया है। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़? केमिकल, डाई, पैकेजिंग, इंजीनियरिंग वर्क्स एट्सेट्रा। नाउ मूविंग ऑन,
हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो इंडिया का प्रोडक्शन है वो क्या है, वर्ल्ड क्लास है, लेकिन जो स्पिनिंग मिल्स है, जो वीविंग है, वो क्या हो रही है, वो अभी भी लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक प्रोड्यूस कर रही हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का यान जो है कंट्री में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। अब हैंडस्पन खादी जो है वो क्या कर रही है, वो भी लार्ज स्केल पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है वीवर्स को। नाउ कॉटन की अगर हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज की, अभी जो टॉपिक हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, जो कॉटन इंडिया का जो यान है वो क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है जापान में। इसके अलावा और जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है उसमें से जो हमारी मेजर कंट्रीज़ है जिसमें इंडियन कॉटन जो है फेमस है, वो हैं यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्री, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज़। यानी कि जो हमारा शेयर है वर्ल्ड ट्रेड में कॉटन यान के, वो क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा है, वो काफ़ी बड़ा है। हमारी जो स्पिनिंग मिल्स हैं वो अब कॉम्पिटिटिव है ग्लोबल लेवल पर और हर तरह के फाइबर से डील कर सकती हैं। वीविंग, निटिंग और प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वो इतना ज़्यादा जो है अच्छी क्वालिटी का यान जो है यूज़ नहीं कर सकती हैं जो कि हमारी कंट्री में प्रोड्यूस होता है। नाउ मूविंग ऑन, हम बात करेंगे कि हमारी जो कॉटन इंडस्ट्री है उसमें क्या है, उसमें कुछ बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, कुछ बहुत सारी कमियां भी हैं जो हमारी कॉटन इंडस्ट्री क्या कर रही है, फेस कर रही है। सो इस टाइटल को हम कह सकते हैं चैलेंजेस फेस्ड बाय कॉटन टेक्सटाइल। तो ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिसकी वजह से हमारे जो स्पिनर्स हैं, हमारे जो कॉटन प्रोड्यूसर्स हैं, वो इतने अच्छे लेवल्स पे जो है डील नहीं कर पा रहे हैं। सो हमारे जो चैलेंजेस हैं उनकी हम बात करेंगे। तो हमारे चैलेंजेस हैं दैट इरेगुलर पावर सप्लाई, जो पावर सप्लाई है वो क्या है, वो इरेटिक है, इरेगुलर है। मशीनरी जो है वो कैसी है, वो ओल्ड है, उसको अपग्रेड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके अलावा जो हमारा लेबर आउटपुट है वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा लो है। स्टिफ कंपटीशन, जिसके हम शुरू से बात कर रहे हैं कि हमारा जो स्टिफ कंपटीशन हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो डील नहीं कर पा रही हैं और वो स्टिफ कंपटीशन हो रहा है सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज़ के साथ। तो ये बात थी हमारी कॉटन इंडस्ट्री की। मूविंग ऑन टू आर जूट टेक्सटाइल। नाउ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट। इंडिया जो है रॉ जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और जो जूट गुड्स जो इंडिया प्रोड्यूस करता है उसमें इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, एट द सेकेंड प्लेस एज एन एक्सपोर्टर। किसके बाद, आफ्टर बांग्लादेश। मूविंग ऑन, जितनी भी जूट मिल्स है उसमें से मोस्टली जो जूट मिल्स है वो कहाँ लोकेटेड हैं, दे आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल एट द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर इन अ नैरो बेल्ट। अब ये जो एरिया है हम इसकी बात करेंगे कि जो जूट मिल है वो इस पर्टिकुलर एरिया में जो है क्यों लोकेटेड है। जैसे कि हम बात करते हैं जब लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, उसमें हमने पॉइंट डिस्कस किए थे कि जब इंडस्ट्री को लोकेट करना होता है तो बहुत सारी चीज़ों का जो है ध्यान रखा जाता है, दैट इज़ स्पेशली रिलेटेड टू द इंडस्ट्री। ना हुगली रिवर इज़ अ नियर बाय, वो क्या है, वहाँ पे नियर बाय है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या है, अवेलेबिलिटी है बहुत सारे सोर्सेज की। फॉर एग्जांपल गुड वाटरवेज नेटवर्क, चीप लेबर, रॉ मटेरियल, दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल, ड्यू टू विच दैट इज़ अ प्राइम लोकेशन। नाउ विच फैक्टर्स हम यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि हुगली बेसिन जो है उसमें क्या है, प्रॉक्सिमिटी, जो भी जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है वो क्या है, वो एक्सेसिबल है। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट है, जिसकी अभी हमने बात की थी कि वाटर अवेलेबिलिटी क्या है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। इट इज़ सपोर्टेड बाय गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे, रोडवेज एंड वाटरवेज, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अबंडेंट वाटर, चीप लेबर एंड एडजॉइनिंग स्टेट्स ऑफ बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश, ये क्या करती हैं, ये जिस भी तरह की जो फाइनेंशियल हेल्प चाहिए इंडस्ट्रियल सेक्टर को वो प्रोवाइड करने में भी हेल्प करती हैं। सो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये क्या करते हैं, एक उसको प्राइम लोकेशन बनाते हैं हुगली बेसिन को, जहाँ पर जो है जूट मिल्स का सेटअप हो सकता है। नाउ मूविंग ऑन टू द चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडस्ट्री। हमारी जो जूट इंडस्ट्री है वो क्या कर रही है, वो भी बहुत सारा जो है चैलेंजेस फेस कर रही हैं, जिनमें से हम कुछ हाईलाइटेड टॉपिक की बात करेंगे। पहला है स्टिफ कंपटीशन, किसमें, इंटरनेशनल मार्केट में, किससे, सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट से। अब हमारी जो जूट इंडस्ट्री है वो एक बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फेस कर रही है सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट, सिंथेटिक प्रोड्यूसिंग फर्म्स के साथ। मूविंग ऑन,
हमारी जो इंटरनल डिमांड है, अब बात करेंगे कि ज्यूट का जो है स्कोप क्या है। ज्यूट का जो फ्यूचर स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। क्यों? विद द राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक गुड्स, जो डिमांड है ज्यूट की वो डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, ज्यूट टेक्सटाइल में चांसेस हैं राइज होने के, एज देर इज़ हाई नीड और हाई कंसर्न ओवर एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, मैंडेटरी कर रही है यूज़ ऑफ ज्यूट पैकेजिंग, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रोडक्ट जो है उसकी डिमांड बढ़ने के चांसेस हैं। हमारा जो ज्यूट है उसकी मेन मार्केट्स हैं इंटरनेशनल लेवल में, यूएसए, कनाडा, घाना, सऊदी अरेबिया, यूके और ऑस्ट्रेलिया में। और अभी जो हमने बात की कि ज्यूट का फ्यूचर स्कोप क्या है, तो जो ये ग्रोइंग कंसर्न है ग्लोबल लेवल पर एनवायरनमेंट फ्रेंडली और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का, उसकी वजह से क्या है, उसकी वजह से ज्यूट इंडस्ट्री को दोबारा से एक क्या मिल रहा है, एक बूस्ट मिल रहा है, एक अपग्रेड मिल रहा है, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी जो है वो ज़्यादा हो रही हैं ज्यूट प्रोडक्ट्स के लिए। मूविंग ऑन टू आवर थर्ड इंडस्ट्री, दैट इज़ द शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो इंडिया जो है वो शुगर इंडस्ट्री में क्या करता है, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर बट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खंडसरी। तो यहाँ पे जो शुगर है, शुगर में हमारी जो इंडिया की पोजीशन है दैट इज़ सेकंड, लेकिन जब बात आती है गुड़ और खंडसारी की प्रोडक्शन की तो इंडिया की प्लेस जो है, पोजीशन जो है वो क्या है, फर्स्ट है। अब जो रॉ मटेरियल है, जैसे कि हम सबको पता है कि जो रॉ मटेरियल है शुगर इंडस्ट्री में यूज़ होता है वो कैसा होता है, दैट इज़ वेरी बल्की एंड इन हॉलेज इट्स सुक्रोज कंटेंट रिड्यूसेस। ओके, सुक्रोज इज़ अ काइंड ऑफ कंटेंट जो कि क्या होता है, शुगर की एक अच्छी शुगर प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है, मैंडेटरी होता है। हॉलेज का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि हम जानते हैं कि शुगर केन जो है वो बहुत ज़्यादा बल्की होता है और जब उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है तो मोस्ट ऑफ क्या होता है, सुक्रोज कंटेंट जो अवेलेबल होता है शुगर केन में वो डिक्रीज़ हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। जो मेजर मिल्स लोकेटेड हैं, सेटअप हैं, वो कहाँ हैं, दैट इज़ लोकेटेड इन दी स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। 60% जो मिल्स हैं वो हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में लोकेटेड। शुगर इंडस्ट्री जो है दैट इज़ सीजनल इन नेचर। ऐसा नहीं है कि पूरा एनुअली ये वर्क करती है, इट इज़ अ काइंड ऑफ सीजनल इंडस्ट्री। तो ये जो है क्या होता है, कोऑपरेटिव सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा सूट करती है। नाउ अब अगर बात करें रीसेंट ईयर्स की, तो रीसेंट ईयर्स में क्या हो रहा है, मॉडर्न टाइम्स में क्या हो रहा है, जो मिल्स हैं वो शिफ्ट कर रही हैं, कंसंट्रेट कर रही हैं इन द सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स, स्पेशली इन महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में शिफ्ट होने का या सेटअप जो है बढ़ने का रीज़न क्या है, दिस इज़ बिकॉज द केन प्रोड्यूस्ड हेयर हैज़ अ हायर सुक्रोज कंटेंट। जो अभी हमने बात की थी कि सुक्रोज कंटेंट जो है वो क्या करता है, वो एक अच्छी क्वालिटी की शुगर प्रोड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होता है। नाउ बेसिक रीज़न कि महाराष्ट्र में इंडस्ट्री सेटअप हो रही है बिकॉज द सुक्रोज कंटेंट इज़ हाई इन शुगर केन ग्रोन इन दिस एरिया विच इज़ वेरी क्रूशियल टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी शुगर। तो इसीलिए जो महाराष्ट्र है वो टिपिकली काफ़ी लोकेटेड वो काफ़ी ज़्यादा सूट करती है इस शुगर इंडस्ट्री को। इसके अलावा कूलर क्लाइमेट जो है वो भी क्या करता है, इस इंडस्ट्री को एक पॉजिटिव फैक्टर जो है देता है। इसके अलावा थर्ड फैक्टर जो है दैट इज़ द कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर जो है इन स्टेट्स में क्या है, इन स्टेट्स में ज़्यादा सक्सेसफुल है, ज़्यादा डेवलप्ड है, एडवांस्ड है। टॉकिंग अबाउट द चैलेंजेस फेस्ड बाय द शुगर इंडस्ट्री, जो शुगर इंडस्ट्री चैलेंजेस फेस कर रही है वो हम बात करेंगे, दैट इज़ द सीजनल नेचर। जो कि हमने बात की कि ये जो इंडस्ट्री है ये पूरा साल रन ना करके सीजनल बेस पे चलती है। ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मैथड्स ऑफ प्रोडक्शन, जो मैथड ऑफ प्रोडक्शन है दैट नीड्स टू बी अपग्रेडेड, इट नीड्स टू बी मॉडिफाइड। ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग केन टू फैक्ट्रीज, जिसकी वजह से हमने अभी पढ़ा था कि सुक्रोज कंटेंट जो है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। एंड द नीड टू मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ बैगेज। तो ये जो चैलेंजेस है ये डील करती है हमारी शुगर इंडस्ट्री। मूविंग ऑन
अब हम बात करेंगे, जैसे कि अभी हमने बात की थी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की, अब हम बात करेंगे हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की। अब इसके भी जैसे नेम से ही क्लियर हो रहा है दैट इंडस्ट्रीज़ विच यूज़ एनी मिनरल और मेटल एज रॉ मटेरियल दैट इज़ नोन एज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। जो इंडस्ट्रीज़ किसी भी मिनरल या मेटल को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। एग्जाम्पल हैं आयरन इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग और केमिकल इंडस्ट्री। इनको हम जो है आगे डिस्कस करेंगे। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इट इज़ वन ऑफ द बेसिक इंडस्ट्री सिंस ऑल द अदर इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन इट। जैसे कि हमें पता है कि ये एक बेसिक इंडस्ट्री है क्योंकि बाकी सारी इंडस्ट्री जो है इस पर डिपेंड करती हैं अपनी मशीनरी के लिए। बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ में जितनी भी मशीनरी, जितना भी सेटअप है वो क्या होता है, इन दो मेटल्स पे, इन दो मिनरल्स पे डिपेंडेंट होता है। नाउ अब जितनी भी इंडस्ट्री हैं, चाहे वो हैवी हो, मीडियम हो, लाइट हो, सब इस पर डिपेंड करते हैं। स्टील जो है वो क्या करता है, वैरायटी ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड अ वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो स्टील की इंपॉर्टेंस जो है आप यहीं से ही जान सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। नाउ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ स्टील इज़ ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। जितना ज़्यादा हमारी कंट्री में डेवलपमेंट होगा उसका जो एक आंकड़ा है वो मापा जा सकता है स्टील की प्रोडक्शन और कंजप्शन से, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा कंज्यूम होगा, और कंजप्शन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी कंट्री की डेवलपमेंट है वो क्या कर रही है, वो ग्रो कर रही है। आयरन और स्टील जो है उसका नेचर कैसा है, इट इज़ बेसिकली अ हैवी इंडस्ट्री, क्योंकि जितने भी रॉ मटेरियल, जितने भी यूज़ होते हैं फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, वो क्या होते हैं, हैवी होते हैं, बल्कि होते हैं। इसके अलावा उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। नाउ टू प्रोड्यूस आयरन एंड स्टील, रॉ मटेरियल जो है वो क्या होते हैं, वो होते हैं आयरन ओर, कोकिंग कोल, लाइमस्टोन। इनको जो है एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, एक फिक्स्ड रेशियो में जो है यूज़ किया जाता है, और वो रेशियो है 4:2:1। सो दीज 3 raw materials are used in a fixed proportion of ratio 4:2:1 to produce the finished product. नाउ कभी कभार जो है कुछ क्वांटिटी जो है मैग्नीज की भी ऐड की जाती है। मैग्नीज जो है उसे हार्डन करने के लिए, उसका यूज़ क्या है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि उसे स्टील को और भी ज़्यादा हार्ड, स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है ऐड किया जाता है, यूज़ किया जाता है। नाउ जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं आयरन एंड स्टील के, वो क्या होते हैं, उन्हें भी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, उनका जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इनकी आगे की कंज्यूमर्स तक अप्रोच है, दैट इज़ वेरी much a kind of bulky process, a kind of complex process due to the nature of the industry. heavy products होते हैं, bulky products होते हैं। एक स्टैटिस्टिक आपको यहाँ पे गिवन है, दैट इज़ इन 2018 में 106.5 मिलियन टन्स का जो है क्रूड स्टील प्रोड्यूस किया गया था इंडिया के द्वारा, और इंडिया जो है वो क्या किया गया था, इट वॉज ranked second among the world crude steel producers in the year 2018। आगे बात करेंगे, इंडिया जो है 2018 में जो उसकी पर कैपिटा कंजप्शन थी स्टील की, वो कितनी थी, दैट वाज अप्रॉक्स 71 kg पर एनम अगेंस्ट द वर्ल्ड एवरेज ऑफ 224.5 kg। तो ये हमारा एक बेसिक क्वेश्चन है, ये आपके 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है। अब हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पब्लिक यूनिट्स को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स रिलेटेड टू आयरन एंड स्टील, उनके स्टील को मार्केट करने में हेल्प करता है। नाउ इन द ईयर 1950s चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील। आज जो है चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का, और इसके अलावा चाइना जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है स्टील का। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा फेमस रीजन की, कौन सा रीजन जो है सबसे ज़्यादा फेमस है फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, दैट इज़ द छोटा नागपुर प्लेट्यू।
छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वहाँ पे मैक्सिमम जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ का कंसंट्रेशन है। एडवांटेजेस हैं बहुत सारी, लो कॉस्ट ऑफ आयरन और अवेलेबल है, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल्स हैं, चीप लेबर है, वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं क्या करते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू को सबसे ज़्यादा फेमस रीजन बनाते हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ के सेटअप के लिए, क्योंकि क्या है, अवेलेबिलिटी है रॉ मटेरियल की, चीप लेबर्स की। सो जो भी हमने फैक्टर्स डिस्कस किए थे वो यहाँ पे मैक्सिमम अवेलेबल है। मूविंग ऑन, इंडिया इज़ एन important iron and steel producing country in the world, yet we are not able to perform to our full potential largely due to high cost। दोबारा से हम बात करेंगे कि जो चैलेंजेस हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री में वो क्या क्या है, क्यों हम उतना अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं जितना कि हमारा पोटेंशियल है। तो हमारी इसके चैलेंजेस हैं हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल। जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, एक तो उसकी क्वांटिटी लिमिटेड अवेलेबल है, दूसरा वो हाई कॉस्ट पे अवेलेबल है। लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, irregular supply of energy and poor infrastructure. So these things are need to modified just to fulfill the potential of our country iron and steel industries. Moving on to our next industry, that is the aluminium smelting। aluminium smelting जो है वो क्या है, वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे एल्यूमिनियम को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, उसके दूसरे मिनरल से उसे जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बेसिकली एल्यूमिनियम जो है वो बहुत ही एक अच्छा कंडक्टर है, मेलेबल है, स्ट्रॉन्ग मिनरल है और मेटल है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की जो इंडस्ट्री है दैट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। It is light, resistant to corrosion, a good conductor of heat, malleable and becomes strong when it is mixed with other metals। ये जो है ये सारे एल्यूमिनियम के फीचर्स हैं। अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये लिख सकते हैं। अब यूज़ क्या क्या है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम जो है वो यूज़ होता है मैन्युफैक्चर करने के लिए एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल्स एंड वायर्स। बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो है इसने गेन की है पिछले कुछ सालों में, और नाउ इट इज़ यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक एंड लेड इन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़। बेसिकली एल्यूमिनियम इंडस्ट्री जो है वो पहले इतनी ज़्यादा ग्रोथ में नहीं थी, कुछ टाइम से जो है एल्यूमिनियम की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की जो प्लांट्स है वो बेसिकली कहाँ लोकेटेड है इंडिया में, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में। नाउ द रॉ मटेरियल, जो इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में यूज़ होता है दैट इज़ द बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है वो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है इस इंडस्ट्री में। एंड द नेचर ऑफ बॉक्साइट इज़, यहाँ पे लिखा हुआ है बल्कि, डार्क रेडिश एंड कलर्ड रॉक। जो वो फीचर्स हैं वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। आपको एक फ्लो चार्ट गिवन है जिसमें जो है आप प्रोसेस जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम वो रीड कर सकते हैं। जो नेसेसिटीज़ हैं, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इस इंडस्ट्री को जो चीज़ चाहिए ही चाहिए दैट इज़ द रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एन एश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट। ये प्राइम फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का सेटअप जो है, लोकेशन जो है डिस्कस की जाती है।